में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाए और एकदम टोल प्लाजा लगा दिया। मैं समझता पार्टी को नुकसान होगा। हाँ, आपको लगता है पसंद का वो कैंडिडेट नहीं भी होता तो भी लोग मजबूरी में पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं। 4-4 घंटे वहाँ पे जाम लग जाता है इस टोल प्लाजा की वजह से। नमस्कार, एक दफ़ा पुनः स्वागत है आप तमाम दर्शकों का कार्यक्रम सरोकार में। हर बार की तरह इस मर्तबा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और इसी तरह केंद्रीय सोशल बोर्ड के भी सदस्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिस्टर कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। एक परिपक्व राजनेता जिसने अपने जीवन का बहुत लंबा समय काल जो है वो राजनीति को दिया। तारुफ में मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, कुलदीप जी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ रहे, बतौर सचिव उनके साथ काम किया। तदोपरांत ये जुड़े शक्ति दल के साथ, मेनका गांधी की पार्टी के साथ इन्होंने काफ़ी समय जो है वो गुजारा और जम्मू खित्ते का प्रतिनिधित्व तो किया ही, अलबत्ता पूरे प्रदेश को इन्होंने शक्ति दल की तरफ से रिप्रेजेंट किया। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कुलदीप जी, पहला सवाल जी, डीडीसी चुनाव का पहला चरण आज से प्रारंभ हो गया और करीब करीब मतदान हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी को और उसके वो तमाम नारे जो विकास को लेकर, बुनियादी ज़रूरतों और समस्याओं को लेकर लगाए गए थे, दावे जो किए गए थे, उनको आप बतौर एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के कहाँ पर देखते हैं? जगदीप जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो मेरे मन में आता है कि उसका मैं जवाब इस तरह आपको दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पंचायती इलेक्शन, चाहे वो बीडीसी के हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हैं, या डीडीसी की है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, ये पहली बार हो रहे हैं। पंचायती राज के लिए जो आज से पहले सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे वो कोलिशन भी रही, तो ना बीडीसी के चुनाव करा सकी और ना वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करा सकी। उसका कारण क्या था कि ये जो चुनाव होते हैं बीडीसी के, पंच के, सरपंच के, ये लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, निचले सत्र के चुनाव होते हैं, जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, तो इन लोगों में ये होता है कि जो कैंडिडेट दिया जाता है वो पार्टी अपनी मर्जी से देती है। लोगों की पसंद का वो कैंडिडेट नहीं भी होता तो भी लोग मजबूरी में पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं। लेकिन ये जो चुनाव होता है, चाहे वो बीडीसी का हो या डीडीसी का हो, ये लोगों की अपनी पसंद होती है। चलिए कुलदीप जी, थोड़ा सा सवालों में तल्खी जरूर आएगी क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ही भारतीय जनता पार्टी से। आपने जिक्र किया वीडीसी चुनाव का। जी जी। अगर हम जम्मू खित्ते की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी। वीडीसी चुनाव के जो निष्कर्ष, जो नतीजे सामने आए, उसके तुरंत बाद अगर मैं बात करूं, पार्टी के राज्य अध्यक्ष ने दावा किया एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, और उसमें खास तौर से जिक्र किया गया था सरोवर टोल प्लाजा का। कुछ ऐसे फैसले जो कहीं ना कहीं आम जन को, आवाम को, मासद से जुड़े लोगों को चुभे या उनको लगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और उसका असर बीडीसी में देखने को मिला। मेरा आपसे सीधा और स्पष्ट सवाल है कि क्या मौजूदा समय में एक आम वोटर जिसने कभी पीएम मोदी को देखकर वोट दिया था, आज भी पार्टी के साथ है या नहीं? जगदीप जी, सवाल आपके दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं और उसका ये जवाब है कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, मोदी जी आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो लोगों में ये आम बात थी कि हम मोदी जी को चुन रहे हैं, और जो कैंडिडेट कोई भी था, कैंडिडेट से ज़्यादा लोग वाबस्ता नहीं थे। और जहाँ पे बात रही, आपने बीडीसी की बात की या सरोवर प्लाजा की बात की या टोल प्लाजा की बात की, तो टोल प्लाजा का जो मुद्दा था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी था,
लेकिन वो सरकारें नहीं चाहती थी कि यहाँ पे टोल प्लाजा लगे। टोल प्लाजा का एक मतलब था कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट था, जो एक सिस्टम था कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट बना के लोग अपना सड़कें बनाएं और अच्छी सड़कें बनाएं और गांव से सड़कें जुड़ सकें, तो ये थोड़ा बहुत जो टोल प्लाजा से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इससे और बढ़ोतरी होगी। लेकिन लोगों में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाए और एकदम टोल प्लाजा लगा दिया जो लोगों को बहुत चुभा। कुलदीप जी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो होमवर्क मेरे पास है मैं उसकी बात करूंगा। जी जी। नियमों की बात करो, कायदे कानून की अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो है वो कम से कम दूरी मापी जाती है जब आप कहीं सरकार की तरफ से कोई टोल लगता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें आज जम्मू खित्ते का पूरा पर्यटन जो है माता श्री वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ है। आप सहज अंदाजा लगाएं कि एक श्रद्धालु जो पठानकोट से या हिमाचल से बाई रोड दर्शनार्थ के लिए आता है, या इसके साथ हम उन मरीजों को भी जोड़ दें। दूसरा पहलू मैं इस समस्या का आपको बताना चाहूँगा, मसलन कोई कीमोथेरेपी के लिए आता है, कोई डायलिसिस के लिए आता है। जम्मू खित्ते में एकमात्र हॉस्पिटल जहाँ पर सलीके से इलाज होता है जो लोगों को लगता है, और ख़ास तौर से इंश्योरेंस की सहूलत होने के चलते एक आम आदमी की पहुँच में है, मैं नारायणा अस्पताल की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ऐसे मरीज और उनके तीमारदारों को भी एक नहीं दो नहीं अलबत्ता तीन मर्तबा टोल देना पड़ता है और लोगों में एग्रेशन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जरूरत नहीं थी आपके पार्टी अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा करने की कि वो नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वो चिट्ठी लिखी गई थी तो क्या वो गडकरी साहब के डस्टबिन में है या उस पर कोई किसी तरीके का संज्ञान लिया गया? और इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है, जब ये टोल प्लाजा लगा था ठीक इसी की तर्ज पर एक टोल प्लाजा कश्मीर में लगाया गया, तब तत्कालीन और आखिरी गवर्नर ने वहां पर यह स्टेटमेंट दिया था कि लोकल लोगों से टोल जो है वो नहीं वसूला जाएगा। अब मुख्तसर मेरे इन 3 प्रश्नों को अगर जोड़कर मैं आपसे एक बात करूं, आपने कहा जागरूकता की कमी है। टोल सरकार का एक मौलिक अधिकार है, कर के ऊपर ही सरकारें चलती हैं, लेकिन जब बेतहाशा ढंग से 1, 2 और 3 टोल जैसे मैंने आपको गिनाए, उनकी दूरी गिनाई, इसमें बड़ी सारी चीज़ें मुयस्सर करती हैं। सड़क पर लगी हुई लागत जो है, जैसे हम बन टोल की बात करते हैं, सवाल लंबा हो जाएगा लेकिन मैं ब्रीफ करना चाहता हूं। बन टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो टनल्स हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, उस प्रोजेक्ट का खर्चा जो था वो कहीं ज़्यादा था औसतन। ये जो 2 मैदानी इलाकों के टोल थे, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी हाल होने वाले चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा और क्या पार्टी को कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में ये लगता है कि कोई गलती हो गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल भी किया और आपने साथ साथ में जवाब भी दिया है कि पार्टी को अब लगने लगा है कि जब लोगों की आवाज़ उठी। देखिए जगदीप जी, जो पब्लिक की आवाज़ होती है यही भगवान की आवाज़ होती है। और आपने ठीक कहा कि लागत के हिसाब से देखा जाए या डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि जो लखनपुर का टोल प्लाजा है या सरोड का है या बन टोल प्लाजा है और या आगे जो हमारा चनैनी का टोल प्लाजा है, तो लगातार 4 टोल प्लाजा आ जाते हैं, तो इनकी जो दूरी है करीब 200 भी नहीं बनती। तो आपने ठीक कहा 60 किलोमीटर के ऊपर एक टोल प्लाजा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बन वाला टोल प्लाजा है, अगर सरोड का टोल प्लाजा आप हमने चलाया है तो मैं समझता हूँ कि बन का टोल प्लाजा वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ पार्टी को नुकसान होगा। हाँ, आपको लगता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर बन का टोल प्लाजा, मैं अपनी जाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, जाती राय है, अगर हम बन का टोल प्लाजा हटाते हैं तो उससे क्या होगा कि एक तो वैष्णो देवी जो श्रद्धालु आते हैं, जो जम्मू से भी जाते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी हमारा धार्मिक स्थान शुरू से सदियों से है, तो उनको जो ये दिक्कत होती है, वहाँ पे रोड ब्लॉक होते हैं और कई बार मैंने भी देखा है कि 4-4 घंटे वहाँ पे जाम लग जाता है इस टोल प्लाजा की वजह से। और अभी आपने देखा होगा कि 2 इंसिडेंट भी हो गए मिलिटेंटों के वहाँ पे, तो वहाँ टोल प्लाजा ना होकर आगे टोल प्लाजा चनैनी में तो है ही है। तो
तो अगर रोड का टोल प्लाजा अगर मान लिया कि 60 किलोमीटर के बाद आता है, तो आगे बन वाला टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता। इसको मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक आवाज़ बनकर, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं दिल्ली जब भी मैं जाता हूँ, मैं दिल्ली मेरा ऑफिस है, मैं अपना पूरा सहयोग लोगों के जो आवाज़ है उसको दूंगा। और मैं ये कहूँगा कि एक जो टोल प्लाजा है इसको हटाना ज़रूरी है, ताकि ये ज़रूरी है बन टोल प्लाजा, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। चलिए कुलदीप जी, खैर आपने उस सवाल में ये जवाब नहीं दिया कि वो जो चिट्ठी रविंदर रैना ने लिखी थी और दावा किया था कि गडकरी साहब को भेजी है, वो कहाँ है। एनी हाउ, अब एक बड़ा अहम तरीन सवाल, ललकार रैली एक ऐतिहासिक रैली थी और ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। माता वैष्णो देवी का उन्होंने आशीर्वाद लिया और बेतहाशा ढंग से लोगों का जन सलाब जो था वो उमड़ा था उस रैली में। और यही वो दौर था जब भूमि आंदोलन के बाद 1 से 11 और 11 से 25 का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल छुआ बल्कि सत्ता सुख हासिल करने की जो उनकी पार्टी की जो एक पहली अपॉर्चुनिटी थी वो उनको मिली पीएम मोदी की कमांड में। लेकिन उस दौरान बहुतेरे ऐसे उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जिनका अपना जाति जनाधार ना के बराबर था। ऐसे बहुतेरे नाम है और ये एक जग विदित बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जिस मोदी तथा कथित मोदी लहर का जिक्र हम करते हैं, उस लहर पर सवार होके लोगों को, ऐसे उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई जो कहीं ना कहीं असल में आम आदमी का वोट पीएम मोदी को था। ठीक, क्या पीडीपी के साथ वो जो गठबंधन, त्रिशंकु जनादेश के बाद जो गठबंधन बना आज, जिसमें बड़ी रारें देखने को मिलती हैं, उस कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के हितों को साधने का दावा किया था, क्या उसमें वो कामयाब हो पाई? देखिए, वो जो गठबंधन था, मैं इतना बीच में डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पॉलिसी प्रोग्राम तो दिल्ली से बनते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया था वो ये था कि मैंने मुफ्ती मोहम्मद साहिब जो स्वर्गवासी हो गए हैं, मैं उनके साथ भी काम किया है। जब भी हम मिलते थे, वो कभी मरकज़ में होम मिनिस्टर रहे, तो मेरा उनके साथ जाति बैठना उठना था। तो उनके मन में वो मुझे कहते थे, कुलदीप एक दिन ऐसा आएगा कि हम कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या है, यह जो पाकिस्तान प्रायोजित ये प्रोग्राम है, इसको हम दूर कर सकेंगे जब हमारे कश्मीरी भाइयों को ये पता चलेगा कि भाई हमें भारत में रहकर ही हमारा जो है भला हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जब भाजपा ने कोलिशन सरकार बनाई पीडीपी के साथ, तो मुद्दा यही रहा होगा कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म हो सके। लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती को या मुफ्ती मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर बना के, खुद डिप्टी सीएम बन के आपको हमने बड़ा ओहदा दे दिया है, ताकि ये ना उनके मन में आए कि हमारी डोलमंडी हो रही। तो ये एक मुद्दा था। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया है कि हमारे जो लोग, क्योंकि मैं ये साफ कह सकता हूँ कि कुछ लोग हमारे जो थे पॉलिटिक्स में इतने मैच्योर नहीं थे, मैं इमैच्योर कहूँगा, कि लोगों की जो नब्ज़ होती है उसको पकड़ नहीं पाए। सत्ता में आना कोई बड़ी बात नहीं है, एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। लीडर वही होता है जिसको लोग चाहें, लीडर वही होता है जो लोगों के दिल में धड़के, लीडर वही होता है जो किसी की मजबूरी को समझे, किसी के दुख को महसूस करे। मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरे समेत आज लीडरशिप की जम्मू में बहुत कमी है। चलिए कुलदीप, मैं इसी सवाल को, क्योंकि आप उतना खुलकर बात कर नहीं रहे, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा। सीधा नाम मैं पहला लेता हूं गगन भगत का, जिन्होंने चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी पर, उनके मैंडेट के ऊपर, निरंतर विवादों में रहे,
सरकार बनने के दौरान डॉक्टर निर्मल सिंह जब बगल में बैठे थे दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद के, और उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और पाक परस्त जो वहाँ के जो लॉन्चिंग पैड्स पे जो आतंकी सरगना बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा तो ये चुनाव हुआ, और उस वक्त वो चुप रहे। उनकी चुप्पी, उनकी वो रहस्यमय चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े हुए। ऐसे बहुतेरे छोटे छोटे मामले या मुद्दे सामने आते रहे। मसलन आप बात कर सकते हैं जब उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया था, बाली भगत जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, पोस्टरों पे दिखने का जो एक उस वक्त ट्रेंड था। आज भले ही ये बुनियादी सतह का चुनाव है, लेकिन लोग बाग जो हैं वो देखते हैं कि पार्टी ने क्या किया या किस तरीके से वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं उतरे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर जुआ खेलने का कोई प्रयास करेगी, या एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, नए चेहरों के साथ पार्टी उतरेगी? हाँ, मैं जो हमारा अपनी पार्टी में जो आज की डेट में मंथन चल रहा है, वो मंथन ये है कि हम जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। मैं जगदीप जी, सीधी सी बात, मैं आपको पिछले 25 सालों से जानता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन 25 साल से जानता हूं तो मैं आपको अच्छा कह रहा हूं। अब पार्टी में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी कारकर्दगी का हमें पता नहीं होता कि पैराशूट लैंडिंग बन ठन के आ जाते हैं बड़ी बड़ी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि चापलूसी बहुत आ गई है, और इस चापलूसी इतनी गंदी गेम आ गई है पॉलिटिक्स में कि जो जितना बड़ा चापलूस है वो उतना बड़ा नेता बन जाता है। मैंने 40 साल के अपनी राजनीति में मैंने ये नहीं किया, आप भी जानते हैं मुझे। अगर मैं ये करता तो मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं चापलूसी एक आदमी करता तो बन जाता। आज मैंने भी कहा है अपने पार्टी हाईकमांड को कि आप इस चापलूसी से ऊपर उठिए, जनता को सुनिए, जनता का चेहता आप चुनोगे तो आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। कुलदीप जी, वैसे तो हमारी बिरादरी में पत्रकारिता में चाटुकारिता का जिक्र अक्सर होता है, लेकिन खैर आपने भी जोड़ा एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल। बुनियादी सतह का चुनाव था, जमीनी ग्राउंड लेवल के ऊपर ये चुनाव था। हैरत होती है ये देखकर कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र के कई बड़े मंत्री, कई बड़े नाम चुनाव प्रचार में उतरे। निस्संदेह ये उनका हक है, अख्तियार है, पार्टी के लीडरशिप को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े चेहरों को इतने व्यापक स्तर से चुनाव प्रचार में उतारना, कोई लूप होल नहीं नजर आता? नहीं, ऐसा होता है जगदीप जी कि पार्टी बड़ी पार्टी है इस वक्त। मैं तो राष्ट्रीय नहीं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय सतर पे कि जिस पार्टी की फुल मेजॉरिटी है और हमारे जो मंत्री हैं वो अपने को मंत्री ना समझ के कार्यकर्ता ही समझते हैं, तो इनकी ड्यूटी लगती है। इससे कोई बड़ा मैसेज नहीं जाता, ड्यूटी लगी है उनकी कि वो आए और लोगों को पता चले कि भाई ये इतने बड़े मंत्री नहीं हमारे बीच में आए, हमारे बीच में खाना खा रहे हैं। उसे एक मैसेज अच्छा जाता है, बुरा मैसेज नहीं जाता कि अगर केंद्रीय मंत्री। कुलदीप जी, हम समापन की ओर हैं। अब मैं आपके उस जो राष्ट्रीय स्तर का आपका अनुभव रहा है उसको लेकर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आज हरियाणा और पंजाब का किसान सड़कों पर है जी। निरंतर बीते करीब करीब 1 महीने से एक बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुए पूरे देश में। ये बात अलग है कि पंजाब के किसानों ने सर्वप्रथम जो है वो अपनी मांगों को लेकर वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे। अंततः वो एक बहुत बड़ा हजूम दिल्ली तक जा पहुंचा। एक तरफ मोदी सरकार ये दावा करती है कि वो एक आम जमीन से जुड़े किसान के साथ खड़ी है, खेत के साथ खड़ी है, खलिहान के साथ खड़ी है, किसानों के उत्थान के लिए खड़ी है। दूसरी तरफ जो निरंतर विरोध प्रदर्शन होता चला आ रहा है, कोई आपस में जो एक परस्पर जिसे हम कहते हैं कि जागरूक नहीं कर पाई पार्टी किसानों को अपने उस एजेंडे पे जो नियम कायदे कानून बनाए गए, और किसानों को ये लगना शुरू हो गया, जिस तरीके से हम बात करते हैं बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो कुछ प्राइवेट कंपनीज को जा रहे हैं, कुछ और बड़े ऐसे संस्थान, इवन रेलवे के भी कुछ यूनिट्स ऐसे सुनने में आए हैं कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड में लाने की जुगत में है सरकार। तो किसान नाराज हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से
इस पूरे ज्वलंत मुद्दे को देखती है और क्या इसका असर आगामी उन तमाम चुनावों पे होगा जो देश भर में होने वाले? देखिए, जो ये आप पंजाब के किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं, और ये पंजाब इसलिए नाम जुड़ गया है क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि पिछले आपने देखा हो 1-1.5 महीने से रेल की पटरियाँ बंद करके रखी थी। पंजाब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये बताने की कोशिश नहीं की कि जब बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं या उनके जो कृषि मंत्री हैं मिस्टर तोमर बार बार कह रहे हैं कि भाई MSP जो है मैक्सिमम जो उनका रेट तय होता है मंडियों का, वो आप हमसे लिख के ले लो। किसान भी यही चाहते हैं। सवाल ये है कि सरकार भी कह रही है कि आप हमसे लिख के ले लो और किसान भी चाहते हैं कि हमें लिख के दे दो। लेकिन ये बीच में अभी देखिए कि इसमें ज़्यादा जो आपने देखा होगा पंजाब से ही है, हरियाणा से नहीं है, यूपी से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है, गुजरात से नहीं है, राजस्थान एडजॉइनिंग है नहीं है, पंजाब में क्यों है? तो जो हमारी पार्टी भाजपा वो समझती है कि जो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वो इस मुद्दे को खामखा ज़्यादा हवा देकर भाजपा को डैमेज करना चाहती है। जहाँ पे किसानों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि जो एक सरकार ने फिक्स रेट किया हुआ है कि ये रेट 1800 क्विंटल तय है तो ये तय है, इससे ऊपर कोई बेचता है किसान तो अच्छी बात है, इससे नीचे न जाए। लेकिन जो पंजाब के किसानों को डर बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि सरकार तो खरीदेगी नहीं, तो आपका जो गेहूं है या जो भी चावल है वो 1800 के नीचे जो है 1200-800 तो आप तो बिक जाओगे, या जो कैपिटलिस्ट है वो आपकी ज़मीन में कब्जा कर लेंगे। जगदीप जी, एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं, आज वो वक्त नहीं है कि कोई कैपिटलिस्ट उठेगा किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। आज भी पंजाब में या हरियाणा में मैं जाता रहता हूँ बीइंग ए कार्यकर्ता, वहाँ पर आज भी पंचायतें सशक्त हैं। पंचायतों के बिना कोई एक मरला जगह नहीं ले सकता, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन इस बात को मैं मानता हूं कि ये जो राजनीति चल रही है, सरकार ने कहा है, अभी मैंने कल ही सुना है कि जो कृषि मंत्री ने कहा जी आप आ जाओ, कुछ किसान लीडर आ जाओ, बैठ के हम लिख के भी दे देते हैं, ये मसला हल हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको आप ये मान के चलो कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। ना कोई सरकार, कोई चाहे बीजेपी को कोई सरकार भी हो, किसानों से खिलवाड़ कोई नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो दर्शकों, ये थे कुलदीप शर्मा जी, एक बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ जिनका एक बड़ा लंबा सफ़र रहा और जिन्होंने बड़ी नफासत के साथ उन तमाम सवालों पर प्रत्युत्तर में जवाब तो दिए और कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने की कोशिश भी की कि आम जन में, ख़ास तौर से जम्मू के लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रोश नहीं है। अब हकीकत क्या है और नतीजे क्या होंगे ये बहुत जल्द सामने आएगा और तदोपरांत शायद हर वो राजनीतिक पार्टी जो जम्मू के हितों का दावा करती है उसे एक मर्तबा फिर से आत्म मंथन की ज़रूरत महसूस होगी। आज के लिए इतना ही। पुनः आपके साथ भेंट होगी किसी नई शख्सियत के साथ, कुछ नए और ज्वलंत मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब खैर।